8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 आपके अंग्रेजी का पेपर हो चुका है, गणित का पेपर हो चुका है। अब आपके 1 मई 2022 को हिंदी का पेपर है। तो हिंदी का पेपर आपके किस प्रकार का आने वाला है, किस प्रकार के उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, यह आपके हिंदी का पूरा पेपर है। परीक्षा में आपके इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपके हिंदी में भी 80 में से 80 नंबर, आपके पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त हो सके। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखिएगा तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। इस वीडियो में आप सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। आपके जो पूरा पेपर है वो 80 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। अंग्रेजी का पेपर आपके कैसा होगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और अंग्रेजी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उनको भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो सबसे पहले हम हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं आप इसमें। तो पहला प्रश्न आपका इसमें कि अभी न होगा मेरा अंत, पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है? तो ये गर्मी, सर्दी, वसंत, वर्षा। तो इसमें आपके वसंत ऋतु के बारे में कहा गया है। अभी न होगा मेरा अंत, ये आपके पहले पार्ट का है। तो वसंत ऋतु के बारे में इसमें कहा गया है। अगला प्रश्न है आपके इसमें दूसरा कि लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? मुंगेरिया, गोला, बेलन और लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अ वाला उत्तर, मुंगेरिया। लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए मुंगेरिया का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है आपके इसमें कि अमृत शब्द का विपरीत बताना है। अमृत शब्द का विपरीत क्या हो जाएगा? अमृत का विपरीत हो जाएगा विष। क्या हो जाएगा इसमें? विष। विष यानी जहर। अमृत का विपरीत विलोम हो जाएगा इसमें विष, जहर। अगला क्वेश्चन आपके चौथा है इसमें कि प्रत्यूष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर आपको लिखना है। प्रत्यूष शब्द, तो प्रत्यूष शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा इसमें? प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर और अर्धरात्रि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके इसमें हो जाएगा प्रातःकाल। प्रत्यूष का मतलब होता है प्रातःकाल, सुबह का समय। बदलू को किस बात से चिढ़ थी? तो बदलू को जो लाख की चिढ़ है उस वाले पार्ट से प्रश्न पूछा गया है आपके। तो आपको पता ही होगा लाख की चूड़ियों वाले पार्ट में बदलू को किस बात से चिढ़ थी? तो उसको कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ब वाला उत्तर, कांच की चूड़ियाँ। तो ये लाख की चूड़ियों वाले पार्ट से ही पूछा गया आपके दूसरे पार्ट से। फिर आपके छठा प्रश्न है जो कि तीसरे पार्ट से आपके बस की यात्रा वाले पार्ट से कि बस तो फर्स्ट क्लास है, बस तो फर्स्ट क्लास है, इसमें विशेषण क्या है? इसमें आपको विशेषण बताया था। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें बस की विशेषता है वो फर्स्ट क्लास है, तो क्लास में भी वो कौन सी है? फर्स्ट क्लास। तो इसका जो विशेषण है वो हो जाएगा फर्स्ट। आपका जो सही उत्तर है उसमें हो जाएगा विशेषण फर्स्ट। जैसे काली गाय, काली गाय, तो उस गाय की विशेषता ये कि वो काली है, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? काली। इसी प्रकार से मैं आपको एक शब्द देता हूँ नीला आकाश, नीला आकाश। इसमें आपको विशेषण शब्द बताना है कि विशेषण कौन सा है। ठीक है, विशेषण क्या है इसमें वो आपको नीचे कमेंट करना है। अगला प्रश्न आपके इसमें कि हम भिखमंगों की दुनिया स्वच्छंद लुटाकर प्यार चलें। तो इसमें आ जाएगा आपके दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चलें। तो दुनिया है जो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके ये कि चिट्ठियों की दुनिया अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को क्या कहा जाता है? पत्र, कागद, उत्तरम या काडिद। तो तमिल में जो चिट्ठियां होती है उसको काडिद कहा जाता है। क्या कहते हैं इसमें? काडिद कहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाल रंग का जो बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा कर जो पास का जो घंटी का निशान है उसको भी दबा देना ताकि आपके जो पेपर है वो यहाँ पे सबसे पहले मिल सके। आपके जो इंग्लिश का पेपर है उसकी भी मैं आंसर की आपके यहाँ पे उपलब्ध करवाने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न आपके इसमें कि रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है? रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये हो जाएगा रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। तो रवि प्लस इंद्र, इसमें जो ब वाला उत्तर है वो इसमें सही हो जाएगा रवि प्लस इंद्र। रवि प्लस इंद्र ये रविंद्र की संधि विच्छेद है। आपको दो शब्दों की संधि विच्छेद करनी है, एक तो विद्यालय की, विद्यालय का संधि विच्छेद करना है एक तो आपको, और एक रमेश का संधि विच्छेद करना है। इन दोनों शब्दों का आपको संधि विच्छेद करके नीचे कमेंट करना है, विद्यालय का भी और रमेश का भी। अगला क्वेश्चन आपके इसमें कि दो शब्दों के मिलने को से क्या बनता है? तो दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। क्या बनता है? समास। तो दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और दो ध्वनियों या फिर दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों या दो अक्षरों के मेल को हम संधि कहते हैं। ये समास दो शब्दों के मिलनों से बनता है।
अगला क्वेश्चन 11वां है आपके इसमें कि चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था, तो ये चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ था। करेक्ट आंसर इसमें तिनका। अगला प्रश्न आपके 12वां है इसमें कि जहां मुर्गियों को रखा जाता है, जहां मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे बड़बा कहते हैं, उसे जड़बा कहते हैं, दड़बा या फिर अड़बा, तो उसको दड़बा कहते हैं। जो गांव में आज भी जो मुर्गियां जहाँ पे रखी जाती है, छोटा घर मुर्गियों का होता है, उसको ये छोटा सा घर होता है कच्चा, उसको दड़बा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दड़बा बनाया जाता है मुर्गियों को रखने के लिए। तो ये मुर्गियों को रहने का जो स्थान है वो दड़बा कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके इसमें कि नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में किसने पग धोए, तो श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ब वाला उत्तर हो जाएगा कि श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए थे। ये आपकी जो सुदामा वाला पार्ट है उससे इसमें प्रश्न में लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके इसमें कि पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है। पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है, तो पुडुकोट्टई जो है एक दक्षिण भारत में एक राज्य है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु का एक जिला आता है पुडुकोट्टई। बिल्कुल ही साउथ में है ये राज्य भारत के बिल्कुल ही दक्षिण में है। दक्षिण भारत का जो राज्य है तमिलनाडु, उसका जिला है ये पुडुकोट्टई। अच्छा, जिले से याद आया कि आप कौन से जिले से हैं, आप नीचे कमेंट करना। देखिए आपके जिले का नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ मैं इस जिले से हूँ। जैसे जिलों की नगरी है, ठीक है, जिलों की नगरी, राजस्थान का गौरव, कई सारे ऐसे जिले उपनाम है। ऐसे आप भी अपने ज़िले का नाम देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको आपका जो ज़िला है वो किस नाम से जाना जाता है। फिर आपके 15वां क्वेश्चन है कि गवरैया की टोपी में कितने फूंदने थे, तो ये जो फूंदने थे वो 5 थे। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा इसमें 5। फिर आपके इसमें दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न में आपको 7 ये रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी वो करनी है। तो 7 दे रखे हैं और 7 के ऊपर शब्द दे रखे हैं, यहीं से इसमें चुन के इनको लिखना है। तो पहला है कि अभी न होगा मेरा, इसमें आ जाएगा अंत। क्या आएगा इसमें? अंत। तो यहाँ भरना है आपको अंत, अभी न होगा मेरा अंत। फिर आपके अगला प्रश्न है ये दूसरा, मैं ही अपना मृदुल कर, मैं ही अपना, यहाँ पे आएगा स्वप्न। क्या आ जाएगा यहाँ पे? स्वप्न। ये आपके पहले पार्ट से पूछे गए हैं। और तीसरा है कि जगह एक प्रत्युष मनोहर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष का मतलब क्या होता है? प्रातःकाल, सुबह का जो समय होता है उसको प्रत्युष कहते हैं। तो जगह एक प्रत्युष मनोहर, ये तीनों ही आपके पहले पार्ट से उठाई गई कविता की लाइनें हैं। तो आपको अच्छी तरीके से कविता की लाइनें याद कर लेनी है। फिर आपके अगला प्रश्न है चौथा कि धोती फटी सी लटी सी, धोती फटी सी लटी सी, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें जो धोती फटी सी लटी सी, इसमें आ जाएगा आपके धोती फटी सी लटी सी, यहाँ पे आ जाएगा दुपट्टी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? दुपट्टी। और पांचवा प्रश्न आपके पूछत दीन दयाल को धाम, यहाँ पे आ जाएगा आपके धाम, पूछत दीन दयाल को धाम। नेक्स्ट आपके इसमें ऐसे बेहाल बीवाइन, ऐसे बेहाल बीवाइन, ये आपके छठे में बजाना है बीवाइन, यहाँ पे आ जाएगा बीवाइन। सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, यहाँ पे आपको बनना है बीवाइन। और यहाँ पे बनना है कांख में चापी रहे तुम, तो यहाँ पे आ जाएगा पोट्री। ये आपके सुदामा वाले पार्ट से ही है। तो इन सभी को आप यहाँ पे भर देना है, और सभी आपके ऊपर दिए हुए होंगे, इन्हीं में से ढूंढ ढूंढ के आपको यहाँ पे लिखने। तो आपको क्या करना है कि आपकी जिस पाठ में, आपकी किताब में जितनी भी कविताएं हैं, उन सभी को एक बार अच्छी से तरीके से एक बार एक एक शब्द उनका देख लेना है। तो इनको वापस देख लेते हैं हम इसमें। अभी न होगा मेरा अंत, मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पूछत दीन दयाल को धाम, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक झाल लगे पुनी जाए, और अंत में आ जाएगा आपके पोट्री कांख में चापी रहे तुम। तीसरा प्रश्न आपके सही गलत वाला आएगा। 6 प्रश्न पूछे जाएंगे सही गलत के, इनमें से आपको सही गलत यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहला इसमें सही गलत में कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, तो ये बिल्कुल सही कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है कि भारत सदा कानून को धर्म नहीं मानता, ये गलत हो गया। भारत तो कानून को सदा धर्म मानता है। तीसरा प्रश्न है आपके इसमें, ये दूसरा तो आ जाएगा आपके गलत इसमें। तीसरा प्रश्न है कि ईमानदारी को सदा
मूर्खता का पर्यायवाची समझा जाने लगा है। तो ये है बिल्कुल सही है इसमें। और एक मिनट रुको, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है तीसरे में। चौथा प्रश्न है कि सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था, तो ये गलत है। और अच्छा ये गलत है दूसरा, और ये तीसरा चौथा जिसमें सही है। आदमी तो लिबास से फपक लाज ही नहीं ढकता, ये बिल्कुल इसमें सही है। कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहते हैं, तो कपड़ा बुनने वाले को बुनकर ही कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। अच्छा आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, देखिए कि मिट्टी के जो मटके बनाते हैं, मिट्टी के मटके बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, मिट्टी के मटके बनाने वाले को क्या कहते हैं, उसका हिंदी में आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर आपको दो दो पर्यायवाची लिखना है। तो एक तो इसमें चंद्रमा, चंद्रमा का आप चांद लिख सकते हैं, शशि लिख सकते हैं, ठीक है, चांद चंद्रमा, ठीक है, शशि लिख सकते हैं, शशि या फिर चांद चंद्रमा, ये सभी जो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और फिर दूसरा लिखना आपको पुष्प, तो पुष्प का एक तो हो जाएगा फूल, पुष्प का हो जाएगा फूल, कुसुम, ये पुष्प के पर्यायवाची हैं। भ्रमर, भ्रमर का हो जाएगा भंवरा, भंवरा हो जाएगा, एक तो भंवरा, एक भंवरा, एक हो जाएगा अली, ठीक है, अली, अली भी है जो भंवरे का ही है जो पर्यायवाची है। नेक्स्ट है सूर्य, तो सूर्य के तो कई सारे पर्यायवाची है, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, सूर्य, सूरज, ये इन सभी को आप इसमें लिख सकते हैं, सूरज, रवि, पर्यायवाची का मतलब वही अर्थ निकालने वाला। फिर यहाँ पे दो दो पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला फिर आपको, अच्छा देखें पृथ्वी के पर्यायवाची क्या क्या है। धरती के पर्यायवाची आप नीचे देखा, आपको याद हो तो नीचे कमेंट करना, देखें कौन कौन से पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। जो जो प्रश्नों के उत्तर कमेंट करेगा उसकी परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। पांचवा प्रश्न के वाक्यांश को आपको मिलान करना है। हम दीवानों की क्या हस्ती, मस्ती का आलम जहाँ चले, आए बनकर साथ चला, हम धूल उड़ाते, तो इन सभी को आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो मिलान कर लेते हैं इनको हम दीवानों की क्या हस्ती, एक तो यहाँ पे यह आ जाएगा, मस्ती का आलम साथ चला, दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आएंगे कि हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और आए बनकर उल्लास अभी, इन सभी को इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिलान कर लेना है। ये आपकी किताब की ही लाइनें हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से देख लें। फिर आपको समानार्थी शब्द लिखना है कि वस्तु के बदले वस्तु लेना, तो ये वस्तु विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है वो, वस्तु विनिमय, उसको वस्तु विनिमय कहा जाता है। और कई वर्षों पुराना, तो ये हो जाएगा प्राचीन, प्राचीन मंदिर जैसे अपने गांव में होते हैं प्राचीन मंदिर, वैसे वो कई वर्षों पुराना है तो वो प्राचीन हो जाएगा। सरलता से मिल जाना उसको कहते हैं सुलभ, जो सरलता से मिल जाता है उसको कहते हैं सुलभ, और जो सरलता से नहीं मिलता उसको कहते हैं दुर्लभ। तो हमें सरलता से मिल रहा है इसलिए इसको हम कहेंगे सुलभ। और 100 साल को हम कहते हैं शतक या शताब्दी, शताब्दी कहा जाता है, 100 साल को एक शताब्दी कहा जाता है, इसको शतक भी हम कहते हैं। फिर आपके सातवां प्रश्न किताब का आएगा। सातवें प्रश्न में आपको पहला प्रश्न इसका किताब का कि समझदार आदमी को शाम वाली बस में सफर क्यों नहीं करना चाहिए। तो समझदार आदमी को शाम वाली बस में इसलिए सफर नहीं करना चाहिए क्योंकि बस की जो हालत है वो बहुत ही खराब थी, वो कभी भी और कहीं पे भी आपको धोखा दे सकती थी, इसलिए समझदार आदमी को शाम वाली बस में सफर नहीं करना चाहिए। आठवां प्रश्न है कि आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों। देखो ये प्रश्न आपके ऊपर आधारित है कि आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है और आपको वो ऋतु अच्छी क्यों लगती है। तो इसका उत्तर आप यहीं पे भी नीचे कमेंट करना, देखें कि आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है, सर्दी अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है, या बारिश की ऋतु अच्छी लगती है, और वह ऋतु अच्छी क्यों लगती है उसका कारण भी आपको लिखना है। तो अभी आप प्रैक्टिस कर लेना यहाँ नीचे कमेंट करके, फिर मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि आपको और किस प्रकार से इसका अच्छा उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर आप नीचे कमेंट करने, देखिए कि आपको कौन सी ऋतु सबसे बढ़िया लगती है, सबसे अच्छी लगती है और क्यों लगती है वो ऋतु, उसका कारण भी आप नीचे कमेंट करना। फिर नवा प्रश्न आएगा आपके एक मुहावरे का, तो मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। तो मुहावरे का वाक्य में प्रयोग आप तब भी कर पाएंगे जब आपको मुहावरे का अर्थ पता होगा। जैसे पहला मुहावरा है 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होने का मतलब क्या है, भाग जाना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग ये होगा कि पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। या यूं भी हम कह सकते हैं कि स्कूल की घंटी लगते ही सारे बच्चे 9 2 11 हो गए। कोई भी इसमें हम इसमें वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं।
दूसरा है इसमें कि आँखों का तारा, मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा। आँखों का तारा मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा। आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा। तो इसका जो वाक्य में प्रयोग हम ये कह सकते हैं कि सभी अपनी-अपनी माँ के आँखों के तारे होते हैं। सभी अपनी-अपनी माँ की आँखों के तारे होते हैं। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या किसी का नाम देके भी हम लिख सकते हैं कि राम अपनी माँ की आँखों का तारा है। इस प्रकार से हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके उपसर्ग लगा के 2 नए शब्द बनाने। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग मतलब किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र एक उपसर्ग है, तो प्र यहाँ पे जैसे प्र प्र यहाँ पे कर लेते हैं हम प्रबार, ये हो जाएगा प्रबार। और बार और प्रबार, एक हो जाएगा प्रबार और एक प्रभाव, दोनों हम कर सकते हैं इसमें, प्रबार और प्रभाव दोनों ही इसमें आ जाएगा। एक इसमें प्रकार भी हम कर सकते हैं, प्रकार, कार के प्र लगेगा तो प्रकार हो जाएगा। तो कई सारे हम इसमें शब्द बना सकते हैं। तो ये प्र उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाए गए। 11वां क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस से बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो सबसे पहले तो लिखना है कि सभी मास्क लगाए रखें, और दूसरा हम इसमें लिख सकते हैं कि समय-समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र करते रहें, और 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। इस प्रकार हम इसमें कोरोना वायरस के बचाव के 2 उपाय लिख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके इसमें कि गाड़ी चलाते समय कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो गाड़ी चलाते समय एक तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए, एक तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए। एक वाहन रोड की जो बाईं तरफ चलाना चाहिए, ओवरटेक नहीं करना चाहिए। और भी कई सारे इसमें सावधानियाँ वो हम इसमें लिख सकते हैं। 4 व्हीलर चलाते समय आपको सीट बेल्ट बांधना चाहिए। गाड़ी तेज़ गति से नहीं चलानी चाहिए। शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। इसके अलावा आप जो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलानी चाहिए। कई सारे इसमें सावधानियाँ हम इसमें लिख सकते हैं। फिर आपके 13वां क्वेश्चन है कि सवारी की विनम्र अच्छा साइकिल की सवारी क्यों कहा गया है? साइकिल की सवारी को विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है? तो साइकिल की सवारी को विनम्र की सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि एक तो साइकिल को सीखना सबसे आसान होता है। साइकिल को सीखना आसान होता है, इसको चलाना भी आसान होता है, साइकिल को चलाना आसान होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे सस्ता साधन है, ठीक है? कम खर्चीला है इसमें, बिल्कुल कम खर्चा लगता है इसमें, और शरीर की कसरत भी हो जाती है इससे, साइकिल चलाने से। तो व्यायाम भी हो जाता है अपना, शरीर स्वस्थ रहता है। तो कई सारे इसके फ़ायदे, इसलिए इसको विनम्र की सवारी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? तो कामचोर कहानी ये संदेश देती है कि माता-पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों को घर का कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें निठल्ला बैठाकर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए। ये कामचोर कहानी एक खास संदेश देती है कि बच्चों को अपना कर्मशील बनाना चाहिए। फिर आपका 15 प्रश्न संख्या 15 से लगा के 17 तक एक गद्यांश दिया हुआ होगा, उसमें आपको कुछ प्रश्न पूछे गए होंगे, उनके आपको इस गद्यांश को पढ़कर इसके जवाब देने हैं। जैसे पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के जाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। अब आपको इस पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे नदी कहाँ बहती थी? तो नदी पर्वत की अंधेरी घाटियों में बहती थी। ये पहली लाइन में इसका उत्तर छुपा हुआ था। ये इसका उत्तर यहाँ पे लिख लेना है। आपको इसमें में से इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि सब नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती थी? तो जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के जाग जैसी सफ़ेद दिखाई देती थी। ये लाइन आपको इस 16वें प्रश्न में लिख लेनी है। फिर शोर मचाना का मतलब क्या है? शोर मचाने का मतलब आवाज़ करना, उत्पात मचाना, इस प्रकार से आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। फिर 18वां क्वेश्चन आपके इसमें कि नीचे दिए गए गद्य पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। आपको यहाँ पे भावार्थ लिखना है, ये कि कौन से पाठ से ली गई हैं, ये पाठ का नाम आपको लिखना है, किसने लिखी है ये कविताएँ, ये पंक्तियाँ, तो इनका नाम लिखते हुए आपका इसका हिंदी अर्थ यहाँ पे लिखना है। फिर आपके प्रश्न संख्या 19 में एक कहानी पूछी जाएगी। तो मेहनत का फल मीठा होता है, या फिर आपको जैसे का तैसा, वो जो सारस वाली कहानी है वो आप इसमें लिख सकते हैं। लोमड़ी और सारस वाली कहानी, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मेहनत का फल मीठा होता है, कई सारी कहानियाँ हैं, आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लें, और एक कहानी आपको फिक्स लिखनी पड़ेगी। 3 नंबर की आपकी कहानी आएगी। फिर आपके अगला प्रश्न है 20वां,
स्वयं को दीपिका मानकर प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य है तो 3 दिवस का प्रार्थना अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर आपको वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए एक संवाद बनाना है। तो आप क्या करेंगे, आप जो प्रार्थना पत्र लिख लेंगे। लेकिन प्रार्थना पत्र लिखते समय ध्यान ये रखना है कि आपको खुद का नाम नहीं लिखना है। वहाँ पे जो प्रार्थना पत्र में जो नाम दे रखा है प्रश्न में, एक तो वही नाम लिखना है। स्कूल का नाम दे रखा हो अगर सवाल में, प्रश्न में, तो स्कूल का नाम भी आपको वही लिखना है। तो यहाँ पे आपको खुद को क्या मानना है, यहाँ पे कक्षा 8 की दीपिका मानते हुए आपको 3 दिन का अवकाश का प्रार्थना पत्र यहाँ पे लिखना है। तो प्रार्थना पत्र आपके हो जाएगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय। आपका नहीं लिखा हो तो आपके विद्यालय का ही नाम लिख लेना, या फिर कोई और नाम लिख लेना यहाँ पे। लेकिन अगर सवाल में दे रखा है तो फिर आपको वही लिखना है। विषय क्या लिखेंगे, तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, अवकाश चाहने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मुझे कुछ आवश्यक कार्य होने के कारण मैं अपने गाँव से बाहर जा रहा हूँ या शहर जा रहा हूँ, तो इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। नहीं हो सकती हूँ क्योंकि वो दीपिका है तो नहीं हो सकती हूँ। अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक इतनी तारीख से इतनी तारीख तक 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। कृपा करने का कष्ट करावे, कष्ट के लिए क्षमा। यहाँ पे लिखना है आपको धन्यवाद, प्रार्थना, आपकी आज्ञाकारी शिष्या दीपिका, और कक्षा आपकी लिख लेनी है यहाँ पे, जो भी आपकी कक्षा है वो कक्षा 8, और यहाँ पे आपको दिनांक लिख लेनी है। तो इस प्रकार आपको पूरा पेपर तैयार कर लेना है, और आपके जिस प्रकार हिंदी और ये अंग्रेजी और गणित का पेपर हुआ उसी प्रकार से हिंदी का भी पेपर अच्छा जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके बाकी के जो पेपर हैं, विज्ञान का मैं पूरा पेपर आपके यहाँ पे सोल्व कराने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। जो प्रश्न आपसे पूछे गए उनका उत्तर नीचे कमेंट करना है। तो जल्दी मिलते हैं। और अंग्रेजी के जो प्रश्न आपसे पूछे गए, जो भी आपको याद है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, चाहे वो वन वर्ड हो या फिर आपके ऑपोजिट हो, जेंडर हो, कुछ भी आपको याद हो, एंड द वाले कुछ भी आपको याद हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए पेपर के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।